कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर मिलना शुरू हो गया है। गणपत चौहान, विष्णु स्वामी, रानी शर्मा, अक्षु तिवारी, गुड इवनिंग बेटा। पॉलिटी दीप ए आंसर दे रहे हैं। IR थ्योरिस्ट ए आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए और आगे बढ़िए। वेलकम टू ऑल। शानदार, अद्भुत। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एल्टन मेयो ने किया था। और हार्थोन प्रयोग हुआ था उनका 1924 से लेकर के कहां? हार्थोन प्रयोग था ये आपका। और ये कौन थे आपके? एल्टन मेयो थे। राइट नाउ 1924 से लेकर के 1932 तक ये आपका चला था। 4 दौर के इसमें कार्यक्रम जो है प्रैक्टिकल हुए थे और उसमें से कुछ निचोड़ निकल करके आए थे। और निचोड़ ये थे कि आपके ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के तौर पर जो है इस निचोड़ों को जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। तो ये बात आपकी गलत है। राइट नाउ, नहीं करते हैं ये बात आपकी गलत है, करते हैं। राइट नाउ, जब उन्होंने फिलडेल्फिया में कपड़ा मिल में उन्होंने प्रयोग किया था और जो उससे पूछा गया था कि आपकी दुख तकलीफ क्या है, और जो उन्होंने दुख तकलीफ अपनी बताई थी, राइट नाउ कोई कार्रवाई नहीं होने के बावजूद भी उत्पादन में क्या हो गई थी? आपकी वृद्धि हो गई थी। 10-10 मिनट का समय दिया गया था अवकाश का। उस अवकाश के क्षणों में एक दूसरे की समस्या को देखा कि अच्छा आपको ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है, तो उनके बीच एक अनौपचारिक संबंध विकसित हुआ था। उस अनौपचारिक संबंध की वजह से उत्पादन में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। फिर जब सुपरवाइजरों ने उनको समझा दिया कि भाई 40 मिनट पहले हम आपको छुट्टी कर देंगे, बीच में आप छुट्टी मत लीजिए, तो पता चला कि पुनः उत्पादन गिर गया था। फिर एल्टन मेयो को बुलाया गया और उन्हें कहा कि भाई जरा देखिए तो क्या बात है ये। और आपको पता होना चाहिए कि फिलडेल्फिया की जो कपड़ा मिल थी, राइट नाउ, वो इससे अलग प्रयोग है, 1923 का प्रयोग है वो, राइट, हार्थोन प्रयोग से पहले का। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? फिर उन्होंने दोबारा देखा, उन्होंने कहा कि आप अपनी इस मिल में ताला लगा दीजिए, यानी सुपरवाइजर भी करेगा 10-10 मिनट का जो समय दे रहे हैं आप, और श्रमिक भी। फिर पता चला कि फिर उत्पादन बढ़ गया। तो ये बात एल्टन मेयो ने कही थी कि आपका जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, जो अनौपचारिक संबंध विकसित जो होता है, वो उत्पादकता को गुणात्मक रूप में प्रभावित करता है। और यहाँ से फिर व्यक्ति का जो अभी तक क्लासिकल थ्योरी में मोटिवेशन के लिए आर्थिक कारक को उत्तरदायी माना गया था, तो अब इस थ्योरी के बाद में ये सुनिश्चित हो गया कि नहीं भाई, व्यक्ति की उत्पादकता में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों की भी निर्णायक भूमिका होती है। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ निकल करके आया था। ठीक है, बाकी ये तीनों दो बात जस्टिफाई हो ही रही है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। एल्टन मेयो द्वारा किए गए हार्थोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किसमें है? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1924 से लेकर के 1932 के बीच, तो उनका एक नामकरण आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रकाश का प्रयोग हो गया था, साक्षात्कार प्रणाली हो गया था, राइट नाउ, रिले टेस्ट रूम हो गया था। इस तरह से उन्होंने नामकरण दिया था। राइट नाउ 4 इसमें सेगमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं और इसमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। किट्टू मौर्य, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जिया स्टडी वर्ल्ड, नमस्कार बेटा, नमस्कार। रियान ठाकुर, नमस्ते बेटा। सभी को मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। 2 का सी उत्तर मिलना शुरू हो गया है हमें। वेरी गुड बेटा। अच्छा, ए उत्तर भी मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुमत सी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन कुछ ए के पक्ष में भी हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, आपको पता होना चाहिए कि 1924 से लेकर के 1932 के बीच जो प्रयोग हुआ था, राइट नाउ, उसमें आप देख रहे हैं कि प्रकाश प्रयोग तो था ही उसमें।
आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये नहीं था, ये आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये तो आपके टेलर ने दिया था। किसने? टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। किससे? टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ठीक है ना? नहीं बेटा, फ्यूल नहीं है, टेलर है, टेलर, राइट नाउ। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ह्यूमन एप्टीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स की बात, जो साक्षात्कार प्रणाली जो अपनाई गई थी, तो ये भी उसमें थी। और बैंक वायरिंग जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे लास्ट वाला था, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 है, 2 नहीं होगा। तो 1 3 4 में कौन सा है आपका? सी आंसर हो जाएगा बेटा। तो एकदम सही, बहुमत का निर्णय एकदम सही रहा। बहुमत जो कह रहे थे कि सी आंसर होगा, तो सी होगा बेटा, ए नहीं होगा। 1 और 3 जो आप बता रहे हैं, यानी आप इसका मतलब 1 और 3 आपने बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत जबरदस्त है आपका, राइट नाउ। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में 4 प्रयोग थे ना इसके अंतर्गत, हार्थोन में जो प्रयोग हुआ था उसमें 4 प्रयोग थे ये, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिलाने के लिए आता है, वो चारों के का असेंडिंग ऑर्डर क्या था और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, इस तरह से भी प्रश्न बनता है इस पर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मैरी पार्कर फॉलेट की उन्नत विचार क्या हैं? यानी फॉलेट ने इन 4 बातों में से कौन सी 2 बातें कही हैं, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। या वेरी गुड, वेरी गुड, यस, नसीम सेहर, यस बेटा, मेयो का था बैंक वायरिंग। प्रकार्यात्मक फोरमैन का सिद्धांत, रचनात्मक द्वंद्व का सिद्धांत, स्वीकृति का क्षेत्र, एकीकरण का क्षेत्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें से 2 सही हैं, 2 का चुनाव करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, शानदार। SS कुमार बी किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बेटा? प्रश्न संख्या भी आप जरूर लिखा करें, जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसकी संख्या भी प्रदर्शित करना जरूरी है। 3 का बी, ओके। PVJ तंवर, अक्षु डी दे रही हैं, गणपत चौहान बी दे रहे हैं, फिर बी आ रहा है, ज्योति अहिरवार ए दे रही हैं, ओके। बी सी ए 3 ऑप्शन तो आ गए, इसका मतलब आप लोगों में सहमति नहीं है। आ जाइए, प्रकार्यात्मक फोरमैन की अगर आप बात करें, राइट नाउ, कार्यकारी फोरमैन, तो ये किसका है? टेलर का है। कार्यकारी फोरमैन का सिद्धांत, राइट नाउ, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 नियोजनकारी थे और 4 कार्यान्वयनकारी थे। इन 8 विशेषज्ञों से श्रमिकों को निर्देशन दिया जाएगा और विशेषीकृत निर्देशन के माध्यम से जब श्रमिक वैज्ञानिक तरीके से जो पहले से आपने डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब कार्य करेंगे तो उत्पादकता क्या होगी? अधिकतम होगी, राइट नाउ। तो ये तो नहीं होगा। रचनात्मक द्वंद्व की बात की थी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जब भी मतभेद पैदा होते हैं तो वहां से एक नई उर्वर भूमि उभर करके आती है। यानी मतभेद वो नई उर्वर भूमि है जहां से नई विचारधारा पैदा होती है, नए सिद्धांत पैदा होते हैं, नए मूल्य पैदा होते हैं, नए विचार पैदा होते हैं। इसलिए जब भी सामाजिक संबंधों में मतभेद उभर करके आए तो उनका स्वागत कीजिए। और मतभेद तो अभिन्न अंग हैं, मतभेद तो उभर करके आएंगे ही। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनका रचनात्मक उपयोग करेंगे या उनका विध्वंसक। अगर आप विध्वंसक उपयोग करेंगे तो व्यवस्था आपकी समाप्त हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। आप उसका रचनात्मक उपयोग कीजिए। और उन्होंने उदाहरण देकर के बताया था कि जैसे वायलिन है, जब वायलिन को आप बजाते हैं तो तार के और आपके हाथ के बीच में क्या होता है, उसमें यानी संघर्ष होता है, मतभेद होता है, लेकिन ये रचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है बहुत मधुर। ठीक इसी प्रकार से जब ढोलकी को आप बजाते हैं, राइट नाउ, तो ये भी तो संघर्ष का परिणाम है, मतभेद का परिणाम है, रचनात्मक मतभेद का परिणाम। तो आपका रिजल्ट क्या है? एक सुरीली ध्वन निकल करके आना। आप हारमोनियम बजा रहे हैं या कोई बाजा बजा रहे हैं, इवन देन जब आप माचिस की तिल्ली आप जला रहे हैं, आग पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या है? सब रचनात्मक प्रयोग हैं। क्या है? यानी मतभेदों का रचनात्मक उपयोग है। उन्होंने ये कहा था कि मानव सभ्यता आदिम से आधुनिकतम व्यवस्था में आई तो वो इसी वजह से आई थी, राइट नाउ। तो
तो ये बात उन्होंने कही है कि जब भी मतभेद पैदा हो तो उनको स्वागत कीजिए। स्वीकृति का क्षेत्र है, ये आपके किसने दिया था, ये चेस्टर बर्नार्ड का है। किसका है, ये चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। किसको लेकर के, प्राधिकार को लेकर के। एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, फॉलेट ने दिया था, कि आप कैसे मतभेदों को दूर करेंगे, राइट नाउ, तो उसका एक तरीका उन्होंने एकीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, राइट नाउ, जिसमें सर्कुलर आंसर की बात की थी उन्होंने। किसकी, सर्कुलर आंसर की। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एमपी फॉलेट का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी और डी होगा, बी और डी में सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो जिन लोगों ने सी उत्तर लगाया है उनका सही है, बाकी अपना ठीक कर लीजिए। इज इट क्लियर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। रेंसिस लिकर्ट प्रबंधन पर बहुत शानदार बोला है इन्होंने। रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धति की पहचान की है। उन्हें दक्षता आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ये चार उन्होंने शैली बताई थी। इसमें एक है शोषणकारी सत्तावादी शैली, एक है सहभागी शैली, एक है विमर्शकारी शैली और एक है हितकारी सत्तावादी शैली। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे पहले और सबसे पुरानी नियंत्रण की पद्धति कौन सी है। रेंसिस लिकर्ट के अनुसार 4 पैटर्न बताए थे उन्होंने नियंत्रण के। कितने, 4 पैटर्न। तो उन 4 पैटर्न में सबसे पुराना पैटर्न कौन सा है, राइट नाउ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर मिलना शुरू हो गया है। हाँ, डजंट एनी मैटर बेटा, वो अक्षु सहमति और असहमति ये आपके साइमन और चेस्टर बर्नार्ड से मिलता जुलता है। दोनों ने ही, एक ने असहमति शब्द यूज किया है और एक ने सहमति शब्द यूज किया है। ध्यान से आप समझिएगा, जैसे आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है, वो वाली बात निकल करके आती है चेस्टर बर्नार्ड में और हर्बर्ट साइमन में। ठीक है ना। चलिए, हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी, नेतृत्व, सहभागी और शोषणकारी। देखिए, सबसे पुराना पैटर्न है शोषणकारी सत्तावाद का, सबसे पुराना। और उन्होंने क्या पैटर्न बताया था इसमें पैटर्न ये बताया था कि जैसे आपका ये आपका सिस्टम है ये, और इस सिस्टम में फैसला यहां पर लिया जा रहा है, इनकी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, सूचना ऊपर से नीचे आ रही है। सूचना मतलब केवल सूचना दी जा रही है एंड यू हैव टू फॉलो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी सीट्स पर बैठा हुआ जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट नाउ, वो डिसीजन ले रहा है। जब वो डिसीजन ले रहा है तो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, ना ही आपकी राय जान रहा है, ना आपको कोई लेना देना है आपसे कि आप उस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं। उसने डिसीजन ले लिया, उसकी सूचना नीचे तक आएगी एंड यू आर अ फॉलोअर। आप सिर्फ क्या हैं, फॉलोअर हैं। तो इस वाले पैटर्न को उन्होंने क्या कहा है, यानी शोषणकारी सत्तावादी पैटर्न कहा है। किसने, रेंसिस लिकर्ट ने। फिर इससे और अच्छा पैटर्न डेवलप हुआ, और अच्छा पैटर्न डेवलप कौन सा होता है, अच्छा पैटर्न जो डेवलप होता है वो है हितकारी सत्तावाद का। हितकारी सत्तावाद का मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग तो अभी भी यहीं पर हो रहा है, राइट नाउ, लेकिन इसमें और उसमें अंतर यह है कि अब ये यहां बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, आपकी भलाई के लिए हम कुछ काम करेंगे। मतलब इससे पूछना नहीं है, बट इसके दिमाग में इसके मन में एक दयालुता का भाव आ रहा है। किसका, दयालुता का या परोपकार का। तो इसने यहां फैसला ले लिया परोपकार को ध्यान में रखते हुए, बाकी सारी बातें सेम होंगी, राइट नाउ। न इससे पूछा जाएगा, न इसकी राय ली जाएगी, यहां डिसीजन हो जाएगा, सूचना ऊपर से नीचे आएगी एंड यू हैव टू फॉलो, आप केवल फॉलोअर होंगे। तो दूसरा पैटर्न ये आता है। पहला ये पैटर्न है, इसके ठीक बाद ये पैटर्न आता है। ठीक है, इस पैटर्न में इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें थोड़ा अधीनस्थों के मामले में या फॉलोअर्स के मामले में कल्याण का दृष्टिकोण होता है उसके दिमाग में, और वो भी ऐच्छिक है। रिमेंबर दिस थिंग,
यानी वो ये नहीं है कि नहीं उसको करना ही करना है, लेकिन उसके दृष्टिकोण पर इस तरह की बात आ जाती है तो उसका परोपकारी दृष्टिकोण है। बस इतना ही अंतर है इसमें और इसमें। फिर आता है तीसरा पैटर्न निकल करके आता है विमर्शी। विमर्शी पैटर्न में क्या होता है? विमर्शी पैटर्न में ये होता है कि जब यहाँ बैठा हुआ जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो पूरे सिस्टम से नीचे वालों से राय लेती है, यानी डिसीजन तो यही लेगा लेकिन सिर्फ राय लेगा उस पर्टिकुलर विषय पर, यानी डिसीजन लेने से पहले लोगों की राय ले जानी जाती है और राय जान करके देन फिर वो डिसीजन लेता है। राइट नाउ, तो इसको किस श्रेणी में लाया गया है? विमर्शी नेतृत्व में। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी फैसला ऊपर ही होना है। राइट नाउ, बस उनकी राय जान ली है। सबसे बेहतरीन जो पैटर्न है डिसीजन मेकिंग का, जिसे हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं, यह है आपके सहभागी का। सहभागी का मतलब यह है कि अब इसमें सूचना का प्रवाह क्या होगा? वर्टिकल, यानी 2 डायमेंशनल हो जाएगा, यानी ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा परस्पर उसमें, और देन फिर डिसीजन होगा, यानी ये डिसीजन मेकिंग में भी भागीदार होंगे। ठीक है, ये बात निकल करके आती है। तो ये सबसे उन्नत किस्म है। क्या है? उन्नत किस्म। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी ए बी सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका एकदम सही है, और बाकी लोग अपने नॉलेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। ठीक है ना? चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। किसने कहा था कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। यह बात किसने कही थी? लूथर गुलिक ने कही थी, रिक्स ने कही थी, मैक्स वेबर ने कही थी, मैरी पार्कर फॉलेट ने कही थी। किसने कही थी? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ भाई? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। राइट, तो ये जो सरकार है, इस सरकार के पैटर्न में अब इस न्यायपालिका को तो थोड़ा साइड कर दीजिए, ये आपकी कार्यपालिका हो गई। ठीक है, और ये आपकी विधायिका हो गई। जाहिर सी बात है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होगा, चाहे डेमोक्रेसी का कोई भी पैटर्न आपने फॉलो किया हुआ है। राइट, कार्यपालिका या तो इसका अंग होगी या कार्यपालिका का गठन सीधे जनता द्वारा होगा। राइट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तब भी, चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ये केवल डिसीजन मेकिंग वाले लोग हैं। क्या हैं? डिसीजन मेकिंग वाले। दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स। और काम किसके माध्यम से होता है? प्रोफेशनल्स के माध्यम से होता है। जैसे आपका एडमिशन पेड कोर्स में लेने के लिए बढ़िया सा एक ऐड बना दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है इतने समय में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लटके झटके दे दिवा करके बात खत्म हो गई। राइट नाउ, चमक दमक सब कुछ दे करके, कंधे बंदे झटके दे करके, राइट नाउ ये सब हो गया। लेकिन भैया उस जो आपने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करने में 5 महीने 6 महीने का समय लगता है, साल भर का समय लगता है, 1.5 साल का समय लगता है, डिपेंड करता है कोर्स किस स्टैंडर्ड का है। राइट, तो वो किसके माध्यम से होगा? प्रोफेशनल्स के माध्यम से होगा। यानी ये तो पंचायत है, ये तो मुंह से क्या कर रहे हैं। एक तरह से अगर बात करें तो राइट नाउ पूर्वांचल में आप देख रहे हैं, बिहार में आप देख रहे हैं, जिस तरह से बात करते हैं कि बातून लोग हैं, ये काम करने वाले थोड़ी नहीं है। क्या काम करेंगे ये? हुज दीज आर? चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यहाँ बैठ करके क्या करते हैं? बातें बनाते हैं पार्लियामेंट में जाकर के, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये एक्चुअल में जब वो काम होता है तो धरातल पर काम कौन करेगा? तो काम करेगा आपका प्रशासन। तो अगर ये प्रशासन तंत्र अगर अच्छा है, प्रशासन तंत्र अच्छा होने का मतलब क्या हुआ कि यहां जो इन्होंने बातें बनाई हैं, लंबी चौड़ी बातें कही हैं, उन लंबी चौड़ी बातों को अगर इसने धरातल पर उतार दिया तो जनता क्या कहेगी? वाह, एकदम बेस्ट सरकार है ये। राइट, और फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर उसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। राइट नाउ, और अगर ये अच्छा प्रशासन नहीं है तो जनता क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी।
राइट नाउ आपने नेपाल का उदाहरण देख ही लिया, सबको पकड़ पकड़ करके कूटा है कायदे से, हल्का फुल्का नहीं कूटा है, ऐसी मरम्मत बनाई है कि घरों में से खींच खींच करके कपड़े अपड़े उतार करके, राइट नाउ मतलब एक तरह से लगता है ना कि जो शोषित वर्ग है कि आप यार मजे कर रहे हो, मलाई काट रहे हो, राइट नाउ पार्लियामेंट में जा करके ऊट पटंग टाइप की बहस कर रहे हो, रोड पर जा करके ऊट पटंग टाइप की बातें कर रहे हो। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, नेपाल जैसी कुटाई उनकी भी होनी चाहिए अगर मौका मिले, राइट नाउ तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले आप किसकी कुटाई करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अच्छा प्रशासन, अच्छे लोकतंत्र का क्या होता है, परिचायक होता है। ये बात कौन कह रहे हैं, लूथर गुलिक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, गुलिक ने ये बात कही है। किसने कही है, गुलिक ने। ए आंसर होगा बेटा, तो इसको ठीक कर लीजिए। राइट नाउ रिक्स भी नहीं है, मैक्स वेबर भी नहीं है, फॉलेट भी नहीं है। आप लोग फॉलेट के बारे में जा रहे होंगे कि यार फॉलेट है वो क्लासिकल और बिहेवियर थ्योरी के बीच में एक लिंक का काम करती हैं, तो ये बात फॉलेट ने ही कही होगी, तो आपने इसके आधार पर बता दिया ये, राइट। तो ये ए आंसर होगा फिफ्थ का। क्या होगा, ए। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है ये, आ जाइए। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी थी, लूथर गुलिक ने, मैक्स वेबर ने, एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने। हाँ, तो जनता, ये संदेश है दुनिया भर के लोकतंत्रों को, नेपाल का संदेश है ये, राइट, कि आप मलाई काटते रहिए, राइट, और जनता परेशान होती रहे, राइट नाउ आप झटके दे करके क्लब में नाचते रहिए। समझ में आया ना, एकदम से। आपके बेटा बेटियां हैं वो विदेशों में जा करके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एकदम बढ़िया बढ़िया झमाझम फोटो खींच करके, राइट नाउ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो आप बताइए भाई, आपने कौन सा उद्योग लगा रखा है, राइट नाउ आपके परिवार के लोग हैं वो कौन सा श्रम करते हैं, जरा ये बताइए, राइट नाउ। तो आप इतनी मलाई काट रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे पर, राइट नाउ, और जनता परेशान है, तो ये तो गलत बात है। चलिए, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी है, लूथर गुलिक ने लिखी है, मैक्स वेबर ने लिखी है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने लिखी है, मैरी पार्कर फॉलेट ने लिखी है। इसमें भी मत भिन्नता है आप लोगों में। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये भी लूथर गुलिक ने लिखी है। और कब लिखी थी ये, 1937 में लिखी थी। और इसी में इन्होंने पोस्ट कॉर्ब क्या दिया था, पोस्ट कॉर्ब दिया था। क्या दिया था, पोस्ट कॉर्ब। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट नाउ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यानी प्रबंधन के ये 7 तत्व होते हैं। ये बात गुलिक साहब ने नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1937 में ये प्रस्तुत की थी। किसमें, 1937 में। पॉइंट की क्लैरिटी है ये। चलिए 6 का ए आंसर होगा। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है, यानी युद्ध काल में जो लोक प्रशासन होता है वो शांति काल में लोक प्रशासन से अलग होता है, युद्ध के दौरान और युद्ध के समय। रिया ठाकुर, सर ये क्लास MP वर्ग 1 के लिए उपयोगी है? बेटा सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनेट, अगर सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके में दिया हुआ है तो 100% उपयोगी है, और अगर पब्लिक एड वाला सेगमेंट उसमें नहीं दिया हुआ है तो फिर पब्लिक एड वाले सेगमेंट को हटा दीजिए, बाकी जो सेशन चल रहे हैं उनको आप लाभ लीजिए। इसका लाभ सब जगह बेटा, चाहे वर्ग 1 हो, जैसे PGT जब हो गया तो मतलब वो सभी के लिए है, राइट नाउ PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, और UGC नेट JRF तो एपेक्स हो गया, ये टॉप लेवल पर हो गया, ठीक है ना। बाकी सब तो सबऑर्डिनेट हैं। सबसे बड़ा सिलेबस तो UGC नेट JRF का है ना, उससे बड़ा सिलेबस तो किसी का नहीं है, किसी भी स्टेट का नहीं है, राइट नाउ, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या आपके फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो। चलिए, युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है, यह बात भी लूथर गुलिक ने बताई थी, और यह किताब उन्होंने कब लिखी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। किसमें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। यह बात भी ध्यान रखिएगा, गुलिक का ही है ये। किसका है, गुलिक का।
तो ये इंफॉर्मेशन, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बेटा, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं ये वो हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन के आंदोलन से जुड़े हैं? यानी वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से संबंधित ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से कनेक्टेड है? बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा बेटा। सुनील कुमार पासवान, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बेटा, वेलकम टू ऑल, सभी का सुस्वागत है। जो भी बच्चे नए जुड़ते चले जा रहे हैं उन सबका स्वागत है। 7th का ए हो गया, अब तो 8th वाला क्वेश्चन आ गया ना बेटा। 8th का ए ओके। एस कुमार, रानी शर्मा, रमेश चांद, हनीफ खान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेलकम टू ऑल। और आगे बढ़िए, फटाफट आंसर देते जाइए बेटा। क्या होगा? वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित इसमें कौन कौन सा है? कार्यात्मक अग्रानुक्रम कार्यात्मक, कितनी खतरनाक हिंदी दी है, वहां अंग्रेजी भी होगी। ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये क्या है? फोरमैनशिप, कार्यकारी फोरमैन का सिद्धांत है, ये सही है। ये आदेश की एकता की बात यहां नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। राइट नाउ आदेश की एकता नहीं है इसमें। एक श्रमिक को 8 लोगों से निर्देशन देने की बात कही है, तो आदेश की बहुलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, केंद्रीकरण जैसी बात पर कोई फोकस नहीं है इसमें। राइट नाउ समय और गति अध्ययन, राइट नाउ यानी मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, ये भी किसका है? मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। और कार्यकारी फोरमैन का जो सिद्धांत दिया था वो भी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है, वो आपके किसका है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। और फिर एट लास्ट 1911 में उनका जो है पॉपुलर सिद्धांत आता है टेलर का। ठीक है ना? तो ये आदेश की एकता और केंद्रीकरण, इन दोनों बातों को आप हटा दीजिए, बाकी की ए और डी हो जाएगा। तो ए और डी में आंसर क्या होगा आपका? बी होगा बेटा। क्या होगा? बी उत्तर सही है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने बी लगाया था उनका एकदम सही है, बाकी लोग अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक कर लीजिए। सर नेट जेआरएफ में कितना नंबर होगा तो पीएचडी? बेटा ये बात तय मानिए कि जेआरएफ आपको तब मिलेगा जब आप 100 मार्क्स में से, कितने में से? 100 क्वेश्चंस में से सही प्रश्नों का जवाब आप 84 से लेकर के 90 के बीच जाएंगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा। राइट नाउ 84 प्लस आपका जाना चाहिए। राइट नाउ ऑप्शनल में जेआरएफ के लिए 84 तो बॉर्डर लाइन बता रहा हूं, बल्कि आप जाइए 86 के आसपास, 87 के आसपास। ये अगर आपका लेवल है तो जेआरएफ मिलेगा, अदरवाइज जेआरएफ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस से कंफर्म है ये। ठीक है, और ये लेवल लाने के लिए आपको 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट, लास्ट की जो ये 4 यूनिट हैं, इन लास्ट की 4 यूनिट से 60 सवाल हैं, 60 सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट की 4 यूनिटों से। और पहले की जो 6 यूनिटें हैं उनसे संबंधित आपके 40 सवाल के आसपास हैं। पिछले 3-4 साल से ये पैटर्न में बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। 3-4 साल पहले क्या होता था कि जो शुरुआत की जो पहली और दूसरी यूनिट थी उससे लगभग 40% सवाल होते थे, और बाकी की जो 8 यूनिट हैं उससे 60% सवाल होते थे। लेकिन अभी ये समीकरण चेंज हो गए हैं पिछले 3 साल से। राइट नाउ 3 साल का मतलब हो गया आपके 6 पेपर हो गए। राइट नाउ 6 पेपरों का अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये है। और इसमें जो 9वीं यूनिट है जो अभी आपकी चल रही है, 9वीं 10वीं यूनिट,
इसका वेट तो इस बार आप उठा करके देखिए, स्टूडेंट रोते हुए निकले हैं जिनका पब्लिक एड पर कमांड नहीं है, पब्लिक एड वाली यूनिट पर, यानी 9वीं और 10वीं यूनिट पर जिसका कमांड नहीं है जीआरएफ उसको नहीं मिलेगा। रिटन में ले लीजिए इस बात को, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। सपना है मतलब जीआरएफ छोड़िए भाई, नेट क्वालिफाई नहीं होगा। जीआरएफ तो मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया, अगर इस 9वीं 10वीं यूनिट पर कमांड नहीं है तो तय है कि नेट क्वालिफाई होगा ही नहीं। राइट नाउ अभी अगर 3 साल के पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान देना है, इसको हल्के में नहीं लेकर के जाना है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, हेनरी फ्योल ने किसका समर्थन नहीं किया है? तकनीकी कौशल का, अवधारणात्मक कौशल का, मानवीय कौशल का, आदर्शवादी कौशल का, किसका समर्थन नहीं किया है? अरे बहुत हाई जा रही है बेटा, बहुत हाई जा रही है। राइट नाउ ये पीवीजे तमर लाएंगे बेटा, अभी तो टाइम है ना, यूनिट वाइज लेकर के आएंगे, यूनिट वाइज लेकर के आएंगे, मैराथन अभी टाइम है उसके लिए। ठीक है, अभी क्या है कि उन सेगमेंट पर जहां से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं हम उन एरियाज को कवर कर रहे हैं, और जो ये मैराथन वाली जो चीज़ है वो आपकी नवंबर में लेकर के आएंगे। राइट नाउ अभी अक्टूबर लगभग 15 नवंबर के आसपास लेकर के आएंगे हम लोग लगातार। राइट नाउ एक एक दिन के अंतराल पर ले आएंगे, आपकी 10 मैराथन हो जाएंगी वहाँ। चलिए 10 मैराथन हो जाएंगी और 3 आपके हॉलिस्टिक दे देंगे, 10 यूनिट से मिला करके 100 सवाल का, इस तरह से करा देंगे उस समय। 9th का चलिए देखिए, तकनीकी कौशल पर उन्होंने फोकस किया है। राइट नाउ अवधारणात्मक कौशल पर फोकस किया है। अरे भाई सिंपल सा मतलब है, प्राधिकार का अनुपालन तभी करा पाओगे ना राइट नाउ जब आपके पास नॉलेज होगी। क्लियर उन्होंने इस बात को कहा है। राइट नाउ मानवीय कौशल पर उन्होंने फोकस किया ही है। राइट नाउ क्यों मानवीय कौशल पर क्यों फोकस किया है? उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधक में जो प्रबंधन कौन कर पाएगा, तो प्रबंधन वो व्यक्ति कर पाएगा जिसमें शारीरिक क्षमता होगी, जिसमें मानसिक क्षमता होगी। ये जो 6 प्रकार के गुण उन्होंने बताए ना, तो उसमें अनुभव की भी तो बात की है। किसकी? अनुभव की भी बात की है। तो यानी तकनीकी कौशल पर भी फोकस किया है उन्होंने एक प्रबंधक की अवधारणात्मक कौशल पर भी फोकस किया है, एक प्रबंधक के मानवीय कौशल पर भी फोकस किया है। लेकिन उन गुणधर्मों में अगर आप विस्तार से जाएंगे, ध्यान से आप समझिएगा, फ्योल ने क्या किया है? फ्योल ने यह कहा है कि प्रबंधन को लेकर के उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया है। पहले प्रबंधन के तत्व, यानी क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि POCCC करना है। फिर है सिद्धांत, तो सिद्धांत में उन्होंने कितने दिए? 14 सिद्धांत दिए हैं। राइट नाउ कौन करने में सक्षम होगा, तो उसके लिए उन्होंने गुणों की सिफारिश की है। क्या की है? गुणों की सिफारिश की है। तो जब इन गुणों की सिफारिश को आप देखेंगे तो उसमें तकनीकी कौशल पर फोकस किया है, अवधारणात्मक कौशल पर फोकस किया है, मानवीय कौशल पर फोकस किया है। उन्होंने एक आदर्शात्मक लीडरशिप की बात नहीं की है। किसकी? आदर्शात्मक लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना, ये बात आपकी निकल करके आ रही है। राइट, डी है। ये कहाँ चला जाता है? ये आपके चला जाएगा मैक्स वेबर में, आप देख सकते हैं इस चीज़ को जा करके, क्योंकि उन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच ज़्यादा अपनाई है, इंपेरिकल कम है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग, डी आंसर होगा इसका। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यानी संगठन का क्लासिकल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? टेलर ने, गुलिक और उर्विक ने, हेनरी फ्योल ने, मैक्स वेबर ने। कौन आएंगे इसमें? वृंदा कुशवाहा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं हैं। वेरी गुड बेटा। ज्योति अहरवार बेटा, बिल्कुल वेलकम टू ऑल, बिल्कुल आप शुरू कीजिए। और अगर आप मुझसे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां आप क्लिक कीजिए और तुरंत पहुंचिए। बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है टेलर, गुलिक, उर्विक, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर। क्या होगा?
फटाफट आंसर दीजिए बेटा। अक्षु तिवारी, यानी 10th का हमें भिन्नता मिल गई, एक मत नहीं है इस मामले में भी, लेकिन मेजॉरिटी बी के पक्ष में जा रही है। ओके ओके ओके, वेलकम बेटा वेलकम। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ओके बेटा वेलकम। डजन 10 मीटर एकदम हम है ना। चलिए, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना गया है? राइट नाउ अगर क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे एज अ होलिस्टिक अप्रोच में, तो वो कौन है आपके? फ्योल हैं, हेनरी फ्योल। टेलर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। राइट नाउ गोली कोर्बिक हैं, ये तो बहुत बाद की बात आ जाती है, एपेक्स पर लेकर के जाते हैं ये गोली कोर्बिक। मैक्स वेबर हैं, ये आपके ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पर बात कर रहे हैं। राइट नाउ भाई शास्त्रीय सिद्धांत से ही रिलेटेड हैं ये सब। राइट नाउ स्ट्रीम इसमें 3 स्कूल हैं, एक स्कूल है वैज्ञानिक प्रबंधन का, दूसरा स्कूल है जेनरिक मैनेजमेंट का, और तीसरा स्कूल है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का। शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आप तीन मॉडलों पर बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसके प्रतिपादक की अगर आप बात करेंगे तो ये श्रेय किसको जाता है? फ्योल को जाता है। क्यों जाता है फ्योल को? क्योंकि फ्योल टोटलिटी में बात कर रहे हैं। किसमें? टोटलिटी में बात कर रहे हैं, वो विज्ञान की बात कर रहे हैं। किसकी? विज्ञान की। और एज अ होलिस्टिक अप्रोच में बोल रहे हैं कि प्रबंधन है क्या और प्रबंधन के तत्व क्या होंगे, प्रबंधन के सिद्धांत कौन होंगे, प्रबंधन करने में समर्थ कौन होगा। तो इतनी बेहतर बात उन्होंने कही है, और वो भी क्लासिकल तरीके से। राइट नाउ तो इसलिए ये श्रेय हेनरी फ्योल को जाता है। किसको जाता है? हेनरी फ्योल को। ओके, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। पीजीटी झारखंड पॉलिटिकल साइंस का क्लास परचेज करना है। बेटा अलग से मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, अभी हमने केवल सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट का फाउंडेशन कोर्स हमारे यहां पर चल रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है अभी हमारे यहां पर राजनीति विज्ञान का, और इसमें 10 यूनिट हैं, इससे बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है। राइट, तो इस सिलेबस से आप लाभ उठा सकते हैं अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो। ठीक है ना, तो उसमें सब टीजीटी पीजीटी सब खत्म हो जाता है, इससे बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है। चलिए, तो अभी हमने स्पेशलाइज किसी स्टेट वाइज हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया है, देखते हैं फ्यूचर में, अभी तो प्लान नहीं है हमारा। ठीक है, अभी यूजीसी नेट जेआरएफ पर फोकस है और उधर हमारा यूपीएससी पर है। चलिए, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण की बात किसने की है? आरएम स्टॉकडिल ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, कुंटज ओ डोनेल ने, फिडलर ने। कौन है भाई? गुणमूलक दृष्टिकोण, यानी नेता में गुण होगा तभी वो अपने प्राधिकार का अनुपालन करा पाएगा, अदरवाइज नहीं करा पाएगा। ये बात चेस्टर बर्नार्ड में जाती है। किस में जाती है? चेस्टर बर्नार्ड में। जोन ऑफ इंडिफरेंसेस में आपको आदेश लेकर के आना है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि जब आप आदेश जारी कर रहे हैं तो वो आदेश आपका जोन ऑफ इंडिफरेंसेस में आए। जोन ऑफ इंडिफरेंसेस में कब आएगा? कि आदेश देते समय इतना सरल और बोधगम्य होना चाहिए कि अधीनस्थ को उसे समझने में मतलब कोई भूल ना हो, उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत ना हो, उसके व्याख्या की जरूरत ना हो, स्पष्ट तय हो। पहली बात। दूसरी बात, वो उसके व्यक्तिगत हितों को नुकसान ना पहुंचाता हो। तीसरी बात, वो संगठन के हितों के अनुरूप होना चाहिए। राइट, तो ये जो बातें उन्होंने कही हैं, तो ये किस पर फोकस कर रही है? यानी लीडरशिप की क्वालिटी पर फोकस कर रही है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आंसर क्या हो जाएगा? चेस्टर बर्नार्ड होंगे। कौन होंगे? चेस्टर बर्नार्ड। बी आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? राइट नाउ, एसेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस। एसेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस क्या होगा? विधि का शासन और नियमित चुनाव,
नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। एसेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस क्या होगा? नरेंद्र शर्मा, गुड इवनिंग बेटा। क्या होगा इसका बताइए, यानी गुड गवर्नेंस का एसेंस, सार क्या है? इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक चीज को आपको बताना है। डायरेक्ट जो आंसर मिल रहा है, गायत्री यादव, वेलकम बेटा, वेलकम टू ऑल। चलिए 12th का डी एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। डर डर करके क्यों दे रहे हैं? सही तो आंसर है पारदर्शी और जवाबदेही। 8 तत्व बताए गए हैं उसमें कि ये विधि के शासन की अनुपालना होनी चाहिए। किसके? विधि के शासन की अनुपालना होनी चाहिए। राइट नाउ ये पारदर्शी होना चाहिए, ये आपका अनुक्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुक्रियाशील होना चाहिए। ये आपका जवाबदेही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जवाबदेह होना चाहिए। ये समता एवं समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। किस पर? समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। राइट नाउ न्याय पर आधारित होना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात की है। राइट नाउ तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। राइट नाउ तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी गुड गवर्नेंस के कैरेक्टर हैं। तो उन गुड गवर्नेंस के कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पारदर्शी और जवाबदेही इस प्रश्न के अंतर्गत, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो है। राइट नाउ नियमित चुनाव, नौकरशाही की कमी, ठीक है, ये बात थोड़ा है, बट ये बात से कोई लेना देना नहीं है। विधि का शासन, वैश्वीकरण को हम सीधे सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। राइट नाउ उस प्रभाव को तो डायरेक्ट तो नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि जब क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो उसमें इंटरप्रिटेशन की बात नहीं आती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 8 तत्व जो बताए गए उनको एकदम टिप्स पर रखिए गुड गवर्नेंस के। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िए। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? मैंने आपको बताया था ना कि जो पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होती हैं, इसमें प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार है लोक निगम का। तो लोक निगम जो होता है, इस पर ढेर सारे आप देखेंगे, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी को लोक निगम से बड़ा प्यार है भाई। मतलब इतने पीएसयू में मैंने ये देखा है कि अगर पीएसयू से 5 सवाल हैं तो प्रत्येक 5वां जो सवाल होगा वो लोक निगम से होगा। तो लोक निगम से कुछ ज्यादा ही प्यार है इनका। बताइए, कारोबारी दक्षता, राइट, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, राइट, सार्वजनिक जवाबदेहिता और कारोबारी दक्षता। राइट नाउ तो देखिए इसमें होता क्या है, लोक निगम में, लोक निगम का प्रारूप उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां हमें विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। किसकी? विशेषज्ञता की, पहली बात। दूसरी बात, विशेषज्ञता के साथ साथ परिस्थिति अनुसार, क्या? परिस्थिति अनुसार निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो विशेषीकृत ज्ञान की जरूरत पड़ रही है वहां, और दूसरे क्या है कि सिचुएशनल डिसीजन भी लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 मेन फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर भी होते हैं, लेकिन इन 2 मेन फैक्टर की वजह से वहां पर हम लोक निगम की स्थापना करते हैं। लोक निगम का कैरेक्टर क्या होता है कि ये मंत्रालय का जो सीधे जो कठोर नियंत्रण होता है ना, वो इस पर खत्म हो जाता है। एक तरह से स्वायत्तता होती है, ये अपने हिसाब से फैसला लेता है, अपना बजट रखता है। राइट नाउ ये अपना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखता है, यानी इसको ऑटोनॉमी होती है अपने मैनेजमेंट को करने की। ठीक है ना? तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर आरबीआई को अपने दिमाग में रखिए, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, इस तरह के जो संगठन हैं वो लोक निगम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों ने जो उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, कुछ लोग सी भी दे रहे थे। चलिए, डी आंसर एकदम सही है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये रहा, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण है? अब देखिए, अगर आप संगठन की आप बात करें तो आप देखेंगे कि एक होता है आपका स्टाफ एजेंसी, एक है आपकी लाइन एजेंसी और दूसरी है आपकी ऑक्सिलरी एजेंसी, यानी जिसे हम सहायक एजेंसी का कहते हैं। तो सहायक एजेंसी में कौन शामिल होगा? नीति आयोग होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा या मंत्रिमंडलीय सचिवालय होगा? क्या होगा? हाँ, LIC भी है, RBI भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, नीति आयोग पर जा रहे हैं आप लोग। तो देखिए, नीति आयोग क्या है? ये एक स्टाफ एजेंसी है। क्या है? स्टाफ एजेंसी है, तो ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये भी स्टाफ एजेंसी है, राइट। मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर जाएंगे तो ये भी आपकी स्टाफ एजेंसी है। कैसी है? स्टाफ एजेंसी है। ये केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ये किस में आता है? सहायक संगठन में आता है। और ये सहायक जो संगठन होता है ये लाइन एजेंसी को सहायता देता है। किसको सहायता देता है? लाइन एजेंसी को सहायता देता है। यानी जो क्रियाकारी संस्था है ये उसकी हेल्पिंग बॉडी होती है। जो सहायक एजेंसी होती है वो लाइन एजेंसी की के कार्यों में सहायता देती है, यानी उसके कार्यों को करती है। तो जैसे ही केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में आप जाएंगे तो निर्माण कार्य जब होना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना होता है, इसलिए इस सहायक अभिकरण का गठन किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो उसमें कंसोलिडेट कर दिए जाते हैं और ओवरऑल मिला करके अब उसको ये सब काम करना है। जैसे अभी आप देखेंगे कि सड़क है, उसमें डाबर बिछानी है तो वो भी वही काम कर रहा है, या कहीं पर भवन निर्माण कराना है सार्वजनिक तौर पर तो वो भी वही कार्य कर रहा है, कहीं पर पुल का निर्माण होना है किसी नदी पर तो वो भी यही करवाएगा इस काम को, ठीक है ना। तो जब पुल का निर्माण होगा तो आप देखेंगे उसमें बहुत से जो मंत्रालय के जो क्षेत्रीय संस्थान हैं उनका उसमें क्या होता है? योगदान होता है। तो उन सबको लेकर के ये चलता है, इसीलिए इसको सहायक अभिकरण की श्रेणी में रख दिया जाता है। और ये तो स्टाफ एजेंसी है। क्या है? स्टाफ एजेंसी है वैसे भी, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की है? मेयो ने की है, हर्बर्ट साइमन ने की है, विलियम जी स्कॉट ने की है, बर्नार्ड ने की है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, सहमति मॉडल की रचना किसने की है? सत्ता के सहमति मॉडल, मेयो, हर्बर्ट साइमन, विलियम जी स्कॉट, बर्नार्ड। क्या होगा? 15 का हमें आंसर मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है। ओके, डी, मेजॉरिटी डी के पक्ष में जा रही है। रानी वर्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। डी, ओके, वेलकम वेलकम। अच्छा, सी भी आंसर मिल रहा है। ओके, बी सी डी, लेकिन बहुमत डी के पक्ष में जा रहा है ना। चलिए देखते हैं। मेयो एकदम नहीं होंगे, हर्बर्ट साइमन जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जोन ऑफ इंडिफरेंसेस, दोनों बातें निकल करके आ रही हैं। आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। देखिए, अब ये भी नहीं है। अब देखिए यहां हर्बर्ट साइमन और बर्नार्ड दोनों को ही आप टिक कर सकते हैं। राइट नाउ, एक कह रहे हैं कि जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं और ये जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। यानी आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और आधा गिलास पानी से खाली है। आधा गिलास खाली है ये बर्नार्ड कह रहे हैं और साइमन का दृष्टिकोण है
कि आधा गिलास भरा हुआ है ठीक है ना, अप्रोच में अंतर है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, फुल फ्लेज्ड व्यवहारवादी की संज्ञा किसको दी जाती है? बर्नार्ड को दी जाती है। तो जो जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की जो बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप किसको, यानी साइमन को टिक नहीं करेंगे, आप किसको टिक करेंगे? बर्नार्ड को टिक करेंगे बेटा, ठीक है ना। पूर्ण व्यवहारवादी कौन है आपके? बर्नार्ड हैं, और व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। और व्यवहारवाद का मतलब है कि सामने वाले की आप कंसेंट को मेंटेन कीजिए। किसको? कंसेंट को। क्योंकि जो हार्वर्ड साइमन जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में वो जो है अधीनस्थ का वहां रोल नहीं दिखाई दे रहा है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में, राइट नाउ। वो उसका जो तरीका है वो अलग है। लेकिन चेस्टर बर्नार्ड में कहा जा रहा है कि लोग आपके प्राधिकार को स्वीकार करें, यानी सहमति प्रदान करें। तो वो जो 4 बातें उन्होंने कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट नाउ। लेकिन जो साइमन है उनकी बात अलग है, क्योंकि वो दोनों चीजों के बीच में संतुलन लेकर के चल रहे हैं, यानी पुरातनवाद और व्यवहारवाद के बीच, यानी थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में एक सिंथेसिस का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा यहां, राइट नाउ। तो शब्दावली पर मत चले जाइएगा कि भाई हार्वर्ड साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की थी तो ये हो सकता है, नहीं। तो मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने सी उत्तर लगाया था, तो वो इसी वजह से उनका वो चला जाता है। तो आप कभी भी आपको साइमन पर नहीं जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये किस पर जाएंगे आप? बर्नार्ड पर जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा। सवाल क्या है? जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? एसपी का होता है, डीएम का होता है, जिले के सांसदों का होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। वेलकम टू ऑल बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। क्वेश्चन नंबर 16 है, यस 16 का हमें बी आंसर मिल रहा है, ए आंसर मिल रहा है, ए बी ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। चलिए देखते हैं, पक्का एसपी का नहीं है, डीएम का नहीं है? भानु प्रताप सिंह, अरे भानु प्रताप सिंह तो एकदम डीएम की, एसपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब लोग डीएम की बात कर रहे हैं, यानी पुलिस पर नियंत्रण डीएम का होता है, पक्का राइट नाउ देखिए, ये आपका कलेक्ट्रेट होता है, और कलेक्ट्रेट का जो चीफ कोऑर्डिनेटर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, राइट। और इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला प्रशासन में इसको राज्य सरकार कहा जाता है, यानी ये राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है ये, ठीक है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, और इसलिए कहा जाता है कि एक आईएएस के जीवन काल में जब वो डीएम होता है तो वो स्वर्णकाल होता है उसका, और जब वो कैबिनेट सचिव बनता है तो वो उसके सपनों का पद होता है, राइट ना। डीएम का पद स्वर्णकाल है एक आईएएस के जीवन काल का, जबकि कैबिनेट सचिव का जो पद है वो उसके जीवन का सपना होता है। क्या होता है? सपना, जो किसी का पूरा होता है, सबका नहीं। लेकिन डीएम सपना नहीं है, स्वर्णकाल है, क्योंकि अक्सर करके 5-6 साल की नौकरी के बाद लगभग सभी आईएएस को डीएम बनने का मौका दे दिया जाता है, सभी आईएएस को लगभग। बहुत कम ऐसे आईएएस हैं जिनको डीएम बनने का मौका ना मिले, अदरवाइज सबको डीएम बनने का मौका मिल जाता है, सभी आईएएस को। लेकिन सभी आईएएस को कैबिनेट सचिव बनने का मौका नहीं मिलता है, राइट नाउ, सभी को नहीं। तो यहां पर क्या है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण करना, क्या कानून व्यवस्था नियंत्रण करना, ये डीएम की कोर भूमिका, यानी जिला प्रशासन की जो कोर मुख्य जो भूमिका है उसमें आती है कानून व्यवस्था नियंत्रण। और कानून व्यवस्था नियंत्रण की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। डीएम ये कार्य किसके माध्यम से करता है? एसपी के माध्यम से करता है, ठीक है ना। तो यहां एसपी को आप टिक नहीं करेंगे, आप डीएम को टिक करेंगे। ए आंसर होगा, क्या होगा? ए आंसर होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सभी सही उत्तर दिया है, सभी लोगों ने। आ जाइए,
आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, आ जाइए। लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है, बताइए। नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने आपको बताया था ना कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट, यूजीसी नेट, जेआरएफ में लोक निगम से बड़ा प्यार है। तो इस लोक निगम को बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिए, राइट। अब देखो, एक तरीका ये आपसे पूछ लिया, यानी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, एक नया सवाल आ गया आपके सामने, अगली बार फिर नया सवाल आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो विभाग है, क्या है, जो विभाग है, इसका जो गठन होता है वो कार्यपालिक आदेश से होता है। किससे होता है? कार्यपालिक आदेश से होता है। इसलिए सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है इस पर, राइट। जबकि लोक निगम का जो गठन है, लोक निगम का जो गठन है वो विधायिनी अधिनियम से होता है, विधायिनी अधिनियम से होता है। आप ऐसे समझिए, इसलिए पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि संसदीय अधिनियम से इसका गठन हुआ है और संसदीय अधिनियम में सरकार को यह कहा जाता है कि आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब आप इसको एक अलग तरीके से भी प्रश्न बनता है इस पर, राइट, कि लोक निगम में और विभाग में किस तरह का संबंध है। तो लोक निगम और विभाग में चाचा भतीजे का संबंध है। किसका? चाचा भतीजे का संबंध है। यानी लोक निगम चाचा हो जाएगा और आपका जो विभाग है वो भतीजा हो जाएगा। सरकार में और लोक निगम में किस तरह का संबंध है? तो इसमें भाई का संबंध है। भाई का संबंध कैसे हुआ? क्योंकि जो सरकार है उसका गठन भी संसद से हुआ है, यानी लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के हुआ है और वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ठीक इसी प्रकार से लोक निगम का गठन भी किसने किया है? पार्लियामेंट ने किया है और वो पार्लियामेंट के प्रति ही उत्तरदायी होती है। लेकिन जिस अधिनियम के तहत उसका गठन हुआ है उस अधिनियम के माध्यम से यह बता दिया जाता है कि भाई बड़े भाई की भूमिका क्या होगी। यानी लोक निगम के मामले में सरकार की भूमिका बड़े भाई जैसी होती है। तो कुछ इस तरह के रूपक तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? निम्नांकित विचारकों में से किसने सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा था? सुल्तानवाद शब्द गढ़ा था। या विमल प्रकाश बेटा, बिल्कुल सही। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हन्ना आरेंट ने, मैक्स वेबर ने, बेंजामिन बार्बर ने, जॉ पाल सात्र ने। सुल्तानवाद शब्द किसने गढ़ा था? इसमें थोड़े से फंस गए आप लोग ना। ए आंसर भी मिल रहा है, सी आंसर मिल रहा है, डी आंसर मिल रहा है, बी आंसर मिल रहा है। देखिए, जब आप सत्ता के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें परंपरा आधारित प्राधिकार की बात होगी। तो ये परंपरा आधारित प्राधिकार कहां मिलेगा? आपके राजतंत्रों में मिलेगा। कहां मिलेगा? राजतंत्रों में, यानी सुल्तानों में मिलेगा, ठीक है। करिश्मा आधारित प्राधिकार है, इसमें एक करिश्मेटिक लीडर की बात होगी। और एक वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार है। क्या है? वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार है। तो ये जो बात कही गई है, ये बात किससे कनेक्ट है? आपके सुल्तानवाद से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। मैक्स वेबर आएगा बेटा। क्या आएगा? मैक्स वेबर को टिक करेंगे। मैक्स वेबर होगा। विजेंद्र सिंह, वेलकम बेटा, वेलकम। सभी को मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं हैं।
चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। 18 का आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ये हर्बर्ट साइमन के बाधित तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस नीति उपागम को माना जा सकता है? यानी बाउंडेड रेशनैलिटी की बात की है, बाउंडेड रेशनैलिटी की बात की है हर्बर्ट साइमन ने कि भाई न तो मैक्सिमम न तो एब्सोल्यूट रेशनैलिटी हो सकती है और ना ही मैक्सिमम रेशनैलिटी हो सकती है। रेशनैलिटी कैसी होगी? बाउंडेड होगी, बाधित होगी। बाधित का मतलब है कि उन्होंने 8 प्रकार की तार्किकता की बात की है। कितनी की? 8 प्रकार की तार्किकता की बात की है। उन्होंने ये कहा था कि 8 प्रकार की तार्किकताओं में से जब भी आप फैसला लेंगे तो 2 या 3 तक ही सिमट करके रह जाएंगे, 4 भी नहीं हो पाएगी। यानी इस 8 में से किन्हीं 2 या किन्हीं 3 तार्किकता के आधार पर ही आप निर्णय ले पाएंगे, और यही व्यवहारिक निर्णय होता है। क्या होता है? यही व्यवहारिक निर्णय होता है, राइट। तो ये अगर इसको हम कंपैरिजन करें नीति निर्माण के इन मॉडलों में से, तो वो किसके करीब जाता है? तो डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स नहीं भाई, चार्ल्स लिंडब्लोम का इंक्रीमेंटल 100% सही है। बी आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट नाउ बी होगा 19 का। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बेटा बी। सी नहीं होगा बेटा। जॉफ्री विकर का जटिल गतिविधि प्रतिमान तो बिल्कुल अलग चीज है, ये से कैसे मैच कर जाएगा? राइट। ड्रोर का मानक परक स्तंभ प्रतिमान नहीं, एकदम नहीं। इंक्रीमेंटल राइट नाउ लिंडब्लोम का। राइट नाउ क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? कोई भी नीति नई नहीं होती है, कोई भी नीति नई नहीं होती है। आप क्या करते हैं? पुरानी नीति को बेस बना करके और जो आपको चाहिए उसको उसमें क्या कर लेते हैं? आप आधार बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सिलेबस में टॉपिक देती है, तो टॉपिक को ही अगर एक टॉपिक पर रिसर्च होती है बेटा, एक टॉपिक पर रिसर्च होती है। अभी अगर फ्रीडम की बात कर दें तो फ्रीडम में रिसर्च होती है राइट नाउ कि कहाँ तक आप जाएंगे, तो उस पर तो थीसिस लिखी जा सकती है, ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी नहीं है। बट अब आप कन्फाइंड कैसे होते हैं? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको बेस बना करके आप अपनी तैयारी करते हैं राइट नाउ, दैट इज द थिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये वाला सवाल है, ये सवाल 2 यूनिटों से मिलकर के है, यानी जो 10वीं यूनिट है और जो 9वीं यूनिट है। 9वीं यूनिट में क्या दिया हुआ है आपके? हर्बर्ट साइमन आपको पढ़ना है राइट नाउ, डिसीजन मेकिंग को। और आपकी जो 10वीं यूनिट है उसमें जाकर के पब्लिक पॉलिसी की बात हो रही है, तो पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स हैं राइट नाउ कि नीति निर्माण आप किन किन आधारों पर करेंगे। तो 2 यूनिट को मिक्स कर दिया, तो इंटरकनेक्टेड करके क्वेश्चन किया जाता है बेटा, ठीक है ना, ये है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में, सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। और सेशन को बेटा चलते चलते लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सहभागिता, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, अभी भी बात हुई थी आपसे। उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, निष्पक्षता, ई गवर्नेंस, निष्पक्षता, सहभागिता, निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। बताइए क्या होगा? सुशासन के मूल सिद्धांत। अभी मैंने आपको बताया था ना, सुशासन के मूल सिद्धांतों में 8 को शामिल किया जाता है राइट। तो उसमें किसी भी स्थिति, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात नहीं कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस माध्यम है पारदर्शिता प्राप्त करने का। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है विधि के शासन की अनुपालना को सुनिश्चित कराने का, यानी ये साधन है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यानी सिद्धांत के रूप में नहीं मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसको आप हटा देंगे, ये भी हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा, 20 का डी होगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द मीन्स फॉर रूल ऑफ कंप्लायंस द रूल ऑफ लॉ, टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिवनेस। यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की वजह से सुशासन के कई तत्वों की एक साथ पूर्ति होती है। तो ये साधन है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सुशासन के लिए, ठीक है ना। जो सुशासन के जो सिद्धांत हैं उनकी प्रतिपूर्ति का साधन है ये, ठीक है ना, साध्य नहीं है। तो ये इसमें साधन साध्य का अंतर है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डी। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर क्या हो रही है आपकी, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर आपको मुझसे कभी भी संपर्क करना है तो 9911668047 इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, SMS छोड़ सकते हैं। राइट नाउ आपके पास मेरी कॉल आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप मुझसे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन लिंक आपको दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। आप उस लिंक को जाकर के आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके UGC नेट JRF के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अपने निर्धारित समय पर इसी सेशन में शाम को 9 बजे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र आपको सरकारी नौकरी मिले, ऐसा मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं। जय हिंद बेटा।